नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज एक बड़ी और अहम खबर के साथ करें। लखनऊ से थोड़ी ही देर में सीएम योगी एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय गंगा परिषद की तैयारी को लेकर के बैठक करेंगे। 11:30 बजे G20 आयोजन के संबंध में तय होगी रूपरेखा। शाम 6 बजे मंडी परिषद के संचालक मंडल की बैठक करेंगे। बैठक में किसान के हित को लेकर के चर्चा होगी। तो आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई महत्वपूर्ण मसलों पर बैठक लेंगे। शाम 6 बजे मंडी परिषद के संचालक मंडल की बैठक करेंगे, जिसमें किसानों के हितों को लेकर के चर्चा होगी, सुझाव मांगे जाएंगे। और इसी के साथ साथ जो चर्चा हो रही है किसानों को सुविधाएं देने की या फिर सरकारी योजनाएं देने की, उनके बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय गंगा परिषद की तैयारी को लेकर के बैठक करेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि जो गंगा परियोजना के बारे में मौजूदा सरकार जिक्र करती है उसमें क्या हुआ, कितना हुआ। तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक भी लेंगे। और इसके अलावा खास ये है कि G20 को लेकर के भी बैठक होगी। इस बार भारत को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है G20 का, और ऐसे में कोई भी कोर कसर न छूटे, किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर के तैयारियां भरपूर हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है, सुझाव दिए जा रहे हैं ताकि चीजों को बेहतर किया जा सके और विश्व स्तर पर यह दिखाया जा सके कि भारत एक ऐसा स्थान जहां पर सब कुछ बेहतर है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर रोड्स हैं, बेहतर एनवायरनमेंट है। हर चीज को लेकर के चर्चा होगी। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के भी महत्वपूर्ण बैठक। तो थोड़ी देर में सीएम योगी बैठक करेंगे और इस बैठक को लेकर के हम अभी चर्चा भी करेंगे। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, आज बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सबसे खास है कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक होगी, इसके अलावा बात होगी G20 शिखर सम्मेलन की। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण क्यों? देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि किसी जिस तरीके से आज जो गंगा परिषद की बैठक है उसको लेके पूरी जो देश भर की जो परियोजनाएं हैं जो गंगा से लेके आती हैं उत्तर प्रदेश की जो बहुत अहमियत रखती हैं, जिस तरीके से नमामि गंगे को लेके प्रोजेक्ट चलाया था खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसकी निर्देश को दिशा निर्देश जो कार्य चलते हैं उसको लेते हुए पूरी एक रूपरेखा जिस तरीके से तैयार की जाएगी, उसको लेके एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जो करीब 10:30 बजे से शुरू होगी। उसके बाद सबसे अहम बैठक अगर आज की हम बात करेंगे तो वो है G20 सम्मेलन के लिए उत्तर प्रदेश की जो प्रतिभागिता है उसको लेके किस तरीके से तैयारी है। आपको बता दें कि यहाँ पे इसके पहले कुछ दिन पहले ही जब सीएम ने दिशा निर्देश दिए थे और यहाँ के मंडलायुक्त ने भी यहाँ की तैयारी की थी और उसमें साफ दिया गया था उत्तर प्रदेश की जो कल्चर है, जो यहाँ के पर्यटन स्थल हैं, उनको जो G20 सम्मेलन में आयोजन में जो लोग आएंगे, जो विदेशी लोग आएंगे, उनको कैसे उससे स्वागत करना है, उससे रूबरू करना है, उसके लेके एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें विंटेज कार से लेके यहाँ के ऐतिहासिक धरोहरों को लेके आपको कैसे प्रेजेंटेशन देना है, उसको लेके पूरी तैयारी की गई थी। माना जा रहा है कि उन सब तैयारी को किस तरीके से आगे की जो कार्य योजनाएं हैं उनको लेके कैसे आगे बढ़ना है, उसको लेके आज कुछ और दिशा निर्देश देते हुए नजर आते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि सबसे अहम चीज देखने को मिलती है कि जिस तरह से T20 की इस समय अध्यक्षता मिली है भारत को, उसके बाद लगातार करीब 200 बैठकें होनी है, उसको लेके कहीं ना कहीं सभी जो प्रदेश है, देश के सभी प्रदेश है, उनकी कहीं ना कहीं सतर्कता होगी उसमें उत्तर प्रदेश कैसे अपनी सतर्कता करे और किस तरीके से और प्रदेशों से अलग अपने आप को रखे, इसको लेके बहुत अहम बैठक है। और उसमें माना जाता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य में आता है, उसको लेके और जिस तरीके से योगी मॉडल के लिए जाना जाता है, ना कि देश में बल्कि विदेशों में इसकी पहचान है। अभी हमने देखा था जिस तरीके से ग्लोबल मिनिस्टर समिति को लेके भी विदेशों में उत्तर प्रदेश की भारतीय योगी टीम जो सब जगह गई थी, वहां किस तरीके से उसको रिस्पांस मिला। तो कहीं ना कहीं इसको लेके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश के कंधों पे। उसके बाद करीब 6 बजे से आपको बता दें मंडी परिषद के लिए बैठक होगी, जिसमें किसानों को लेके जो मंडियां हैं उनको लेके किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि जो खरीद है, जो जहाँ पे शीतकालीन समय चल रहा है, मंडियों में किस तरह से उचित व्यवस्था है, किसानों के लिए किस तरह से उचित व्यवस्था है, जो दाम है, जो MSP रखी गई है उस MSP पे चीजें मिल रही है, वहाँ किस तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, इसको लेके भी करीब 6 बजे एक मंडी परिषद के संचालक मंडल के साथ बैठक की जाएगी। तो आज अहम दिन है, 3 बड़ी बैठकें हैं और 3 बड़ी बैठकों के साथ उत्तर प्रदेश की आगे आने वाली जिसमें आप प्रदेश के स्तर पे देखेंगे या देश के स्तर पे देखेंगे और साथ ही साथ विदेशी स्तर पे किस तरह से पूरी सहभागिता रहेगी उत्तर प्रदेश की, ये एक दिन में आज तय करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कीर्ति।
मनीष, हमने देखा है कि बढ़ते वक्त के साथ उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। G20 की अगर बात होती है तो उत्तर प्रदेश को विशेष तौर पर प्रमोट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में G20 को लेकर के क्या खास होने जा रहा है जिसके लिए बैठक हो रही है? देखिए, जिस तरीके से सभी राज्यों की मैंने पहले बताया था कि सहभागिता होगी, उसमें उत्तर प्रदेश को अपने आप को किस तरह से बेहतर साबित करे। सबसे बड़ी चीज आती है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से आते हैं, वाराणसी से आते हैं। खुद सबसे पुरानी काशी को माना जाता है कि काशी की जो सभ्यता है और जो संस्कृति है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से आते हैं गोरखपुर से। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो अयोध्या की बात करेंगे, जो कि विश्व पटल पे कहीं ना कहीं राम मंदिर के निर्माण के अपने साथ आना जाता है। मथुरा की बात करेंगे, आगरा की बात करेंगे, तो इन सब चीजों का जिक्र होगा। G20 में जो सहभागिता के लिए जो देश आ रहे हैं, जो वहाँ से लोग आएंगे, जो डेमोक्रेसी माफ करिएगा, जो डिप्लोमेट्स आएंगे, उनकी कैसे तैयारी की जाए, उसको कैसे रूबरू किया जाए, उत्तर प्रदेश कैसे अपनी सहभागिता दिखाए, इसको लेके साफ दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि यहाँ की सबसे बड़ी चीज है जो धरोहर है, जो पर्यटन स्थल है, और सबसे अहम चीज यहाँ पे जब आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप लैंड करेंगे तो आपकी स्वागत के लिए आपको विंटेज कार के साथ, बग्गियों के साथ और साथ में पूरे प्रदेश की जो संस्कृति है उससे रूबरू कराते हुए आपको उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट से लेके और आपके जो होटल होंगे या जो गंतव्य है वहां तक पूरी तैयारी की गई है। इसको लेके पहली दिशा निर्देश दे दी गए। अब उसमें कैसे अमली जामा पहनाया जाए और कैसे उसकी तैयारी को और पुख्ता किया जाए, उसमें कोई चीज कमी न रह जाए, इसको लेके आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिशा निर्देश देते हुए नजर आ सकते हैं। कीर्ति, ठीक है मनीष, हम लौटेंगे आपके पास, आपसे और भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको बताएं, विदेशों के बाद अब घरेलू निवेशकों को साधेगी टीम योगी। 5 से 23 जनवरी तक देश के 7 शहरों में रोड शो होगा। 5 जनवरी को मुंबई में रोड शो है और इसमें सीएम योगी हिस्सा लेंगे। मुंबई में भारतीय उद्योग जगत को यूपी का आमंत्रण देंगे सीएम योगी। टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, गोदरेज, बिरला के साथ फिल्मी हस्तियों से भी मुलाकात होगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और हैदराबाद में होगा इन्वेस्टर्स रोड शो। 10 से 12 फरवरी को प्रस्तावित है यूपी GIS 23 और 23 जनवरी को होगा आखिरी रोड शो। बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले विदेशी निवेशकों पर नजर थी, लेकिन अब घरेलू निवेशकों को भी साधने की तैयारी है। कहां कहां रोड शो होगा बता रहे हैं आपको। मुंबई में रोड शो होगा, चेन्नई में रोड शो होगा, इसके अलावा नई दिल्ली में भी भव्य रोड शो होगा। इसके अलावा आपको बताते चले कोलकाता में भी बड़ा रोड शो करने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश सरकार। हैदराबाद को भी नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए हैदराबाद में भी रोड शो होगा, बेंगलुरु में भी रोड शो होगा और इसी के साथ साथ मुंबई में भी रोड शो होगा, जो कि हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन इसमें शामिल होगा? मंत्री नंद गोपाल नंदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री रविंद्र जायसवाल, इसके अलावा तमाम वो बड़े चेहरे इस रोड शो में शामिल होंगे जो कि लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी इस रोड शो में शामिल होंगे, मंत्री असीम अरुण इस रोड शो में शामिल होंगे। इसके अलावा मंत्री नितिन अग्रवाल भी इस रोड शो में शामिल होंगे। लगभग सभी की ड्यूटी लगाई गई है और सभी रोड शो में शामिल होंगे। टारगेट यही है कि विदेशी निवेशकों के साथ साथ देश के निवेशकों का भी ध्यान आकर्षित किया जाए और ये बताया जाए कि उत्तर प्रदेश की भूमि सर्वोत्तम है और यहां पर निवेश किया जा सकता है। मंत्री नंदगोपाल नंदी, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो मुख्य तौर पर होंगे ही शामिल, मंत्री दयाशंकर सिंह भी इसमें शामिल होंगे, मंत्री अजीत सिंह पाल भी इसमें शामिल होंगे, मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी शामिल होंगे। उन सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं और कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही है। मंत्री जितिन प्रसाद भी इस रोड शो में शामिल होंगे। अहमदाबाद के रोड शो में हम आपको बता रहे हैं मंत्री सूर्य प्रताप शाही इसमें शामिल होंगे, मंत्री जयेंद्र प्रताप अहमदाबाद के रोड शो में शामिल होंगे, मंत्री जसवंत सैनी अहमदाबाद के रोड शो में शामिल होंगे, मंत्री जितिन प्रसाद इस रोड शो में शामिल होंगे। हमारे साथ बने हुए हैं मनीष ज्यादा जानकारी के साथ। और मनीष देखिए, पहले यही सवाल उठ रहा था कि विदेशी निवेशकों को लुभाया जा रहा है, विदेशी निवेशकों को वरीयता दी जा रही है, लेकिन बात नहीं हो रही है देश के निवेशकों की। और अब उसी कड़ी में देश के निवेशकों को भी साधना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जाएगा, ये हमने बता दिया कि कहां रोड शो होंगे, आगे कैसे चलेंगे। देखिए, यदि सबसे बड़ी चीज है जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हुई थी, विदेशी इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी था।
हमने देखा था किस तरह के 16 देशों में करीब 7 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट का भरोसा मिला है और उसके जब एमओयू साइन होंगे जेईआईएस में 23, 12 और 13 फरवरी को लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो कहीं ना कहीं जो सपना है 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का उत्तर प्रदेश का, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो वादा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से कि हम आप पे सहयोग करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होता है। उसमें आप जो बात की थी कि किस तरीके से अपने घरेलू जो इन्वेस्टर्स हैं, जो घरेलू उद्यमी हैं, इनके पास भी हमें जाना पड़ेगा कि हमने देखा था पिछली बार जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, किस तरीके से जो भारतीय उद्योगपति थे उन्होंने किस तरीके से इसमें बढ़ के भाग लिया था। इसी को देखते हुए करीब 5 तारीख से लेके करीब 23 जनवरी तक ये रोड शोज आयोजित किए जाएंगे। इसमें मुंबई जो कि कैपिटल सिटी है, आप देखेंगे कि फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है भारत का, उसमें तमाम उद्योगपति हैं, बिरला है, टाटा है, रिलायंस है, विप्रो है, इनको कहीं ना कहीं वरीयता दी जाएगी। इसका जो नेतृत्व है वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ तमाम मंत्रीगण उनके साथ आएंगे, नंद कुमार नंदी उनके साथ आएंगे, ए.के. शर्मा उनके साथ आएंगे, सुरेश खन्ना उनके साथ आएंगे। वही अगर बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली का रोड शो किया जाएगा जो कि नंद कुमार नंदी के नेतृत्व में किया जाएगा। साथ ही साथ कोलकाता की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को मिली है, हैदराबाद की ब्रिजेश पाठक को मिली है। वही अहमदाबाद की बात करेंगे तो अहमदाबाद सुरेश खन्ना लीड करते हुए नजर आएंगे। तो सभी मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ जो स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं उनको लीड रोल में रखा गया है कि कैबिनेट मिनिस्टर के साथ जाएंगे, रोड शो को कैसे सफल बनाएंगे और कैसे जो वहाँ के उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, उनको कैसे उत्तर प्रदेश में लाने के लिए आप प्रेरित करेंगे, ये देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी। हमने देखा था जिस तरीके से विदेशों की हम बात करते हैं पर अपने जो घरेलू उत्पादित हैं, जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को आप वरीयता दीजिए, वोकल फॉर लोकल हुई है, तो आप कैसे अपने जो घरेलू उद्योगपति हैं उनको आप कैसे भूल सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पूरी योजना बनाई है और खुद उस रोड शो को कहीं ना कहीं लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ संदेश है कि हम विदेशों से भी इन्वेस्टमेंट लाएंगे, पर जो हमारे देशी जो उद्यमी हैं, जो हमारे देश के लीड करते हैं, सबसे बड़ी चीज है ये भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश बन रहा है, जहाँ पहले कानून को लेके यहाँ इन्वेस्टर्स नहीं होते थे, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होते थे, अब वहाँ पे आपको तमाम वो हाईवेज मिले हैं, तमाम आपको ऐसे एक्सप्रेसवेज मिले हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह जोड़ते हैं और सुलभ आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे, आपको इंडस्ट्रियल तौर पे आपको एक हब के रूप में कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा नया उत्तर प्रदेश। ये भरोसा दिलाने की कवायद है, इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 जनवरी से करेंगे। ठीक मनीष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ 5 जनवरी से रोड शो तमाम शुरू हो जाएंगे और इसी के साथ साथ ये कोशिश होगी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज का दौरा है। डिप्टी सीएम सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और सर्किट हाउस में पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। फाफामाऊ और शहर पश्चिमी के कार्यकर्ताओं के घर जाकर के केपी मौर्य मिलेंगे। सर्किट हाउस में रात को रुकेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज महत्वपूर्ण दौरा। प्रयागराज में फाफामाऊ और शहर पश्चिमी के कार्यकर्ताओं के घर जाकर के मिलेंगे केपी मौर्य और इसी के साथ साथ सर्किट हाउस में रात को रुकेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इसके अलावा क्या कुछ खास होगा उनके दौरे में, जानने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो प्रयागराज का दौरा है उसके बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। डिप्टी सीएम करीब सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंच जाएंगे, यानी कि कुछ ही देर में प्रयागराज पहुंचने वाले हैं डिप्टी सीएम और सर्किट हाउस में पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसके अलावा आपको बताते चले फाफामाऊ और शहर पश्चिमी के कार्यकर्ताओं के घर जाकर के भी केपी मौर्य मिलेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं को मिलना बहुत जरूरी है। कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि तमाम जो बड़े मंत्री हैं उनकी सीधी पहुंच है कार्यकर्ताओं तक। विवेक पांडे हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, प्रयागराज का दौरा है डिप्टी सीएम का और 11 बजे पहुंच जाएंगे, अभी क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आज डिप्टी सीएम प्रयागराज के दौरे पर है। प्रयागराज में सबसे पहले सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और आगे की योजनाओं के बारे में विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद वो जिला पंचायत जाएंगे, जहां पर एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्योंकि पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है, उसमें वो शिरकत करेंगे। उसके बाद पूर्व मंत्री रहे हैं विक्रमाजीत मौर्य, जिनका निधन हो गया था, उनके घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। अभी तक में ये कार्यक्रम निर्धारित हुआ है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। जी विवेक, इसके अलावा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे, इसके पीछे की कोई खास वजह निकल करके आ रही है?
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के दौरे पर होते हैं तो कार्यकर्ताओं से मिलना उनकी पहली प्राथमिकता होती है, क्योंकि उनका मानना है कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी उनकी समस्याएं हैं और जो भी अंदर की बातें हैं वो बाहर निकलती हैं, और जो भी समस्याएं होती हैं उसको सॉल्व करने में, थोड़ा सा निस्तारण करने में जल्दी मिलती है, और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद आगे की योजनाओं को भी बनाने में काफी मदद मिलती है। जी ठीक है विवेक, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो सर्किट हाउस में पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम, और फाफामऊ और शहर पश्चिमी के कार्यकर्ताओं के घर जाकर के खुद केपी मौर्य मिलेंगे। जालौन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नाराजगी व्यक्त की है। सपा के कई पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस्तीफा दिया है, और वहीं नाराज पार्टी पदाधिकारियों ने अखिलेश यादव पर मुस्लिम समुदाय का तिरस्कार करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सपा नगर उपाध्यक्ष ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम वोटरों का अखिलेश इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्व नगर अध्यक्ष के इंतकाल होने पर नगर आगमन पर श्रद्धांजलि देने नहीं गए। साथ ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में आने के बावजूद पूर्व नगर अध्यक्ष मरहूम मोहम्मद कमर अहमद के घर उनके परिजनों के प्रति अखिलेश ने कोई संवेदना तक नहीं जताई है। मुबीन खान हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता मुबीन खान, मुस्लिम समुदाय में कहीं ना कहीं नाराजगी है अखिलेश यादव को लेकर के, और ये नाराजगी है कि वहां पर याद नहीं किया गया उन्हें। क्या है पूरी खबर, एक बार थोड़ा समझाएं। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जनपद में दौरा हुआ था। उसके बावजूद भी वो पूर्व जिला अध्यक्ष एनजी सिंह यादव के मकान पर पहुंचे, जबकि चंद कदमों पर पूर्व नगर अध्यक्ष कमर अहमद जी का मकान बना हुआ था। उसके बाद भी उनका साफ कहना था अखिलेश यादव का कि मेरी गाड़ी नहीं जा पाएगी। और निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि कई साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी इसी रोड से रथ द्वारा निकले हुए थे। आज उनका बेटा अखिलेश यादव साफ तौर पर मना करता है कि मेरी लग्जरी गाड़ी नहीं जा पाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुस्लिम बहु क्षेत्र में अखिलेश यादव को खिलाफ लेके काफी नाराजगी है। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, और जिस तौर पर जब मना किया गया साफ तौर पर मुस्लिम जो वोटर हैं उन्होंने रात में नाराजगी व्यक्त की है। सोशल मीडिया पे भड़काऊ पोस्ट डाले हुए कि अखिलेश यादव केवल बस मुसलमानों के वोटरों को यूज कर रहे हैं। जी लेकिन मुबीन, समाजवादी पार्टी ऐसा होने नहीं देगी कि मुस्लिम वोटरों को अपने से अलग होने दे या फिर छिटकने दे। तो ऐसे में कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी की ओर से कदम जरूर उठाया जाएगा। जो वहां पर स्थानीय नेता है समाजवादी पार्टी से, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पर? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष नवाब सिंह यादव, उनका तो साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि जो वहाँ के वोटरों का साफ तौर पर कहना है कि जो जिला अध्यक्ष नवाब सिंह यादव उनका ही खेल है पूरा। निश्चित तौर पर उनको हटाने की भी मांग की जा रही है। अगर बात की जाए नगर निकाय चुनाव को लेकर भी, आप देख सकते हैं जो नगर निकाय चुनाव भी आने वाले, इस पे भी जितने भी मुस्लिम वोटरों प्रत्याशियों ने अपना आवेदन समाजवादी कार्यालय में आवेदन किया होता था, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हम लोग जाएंगे और ये आवेदन जो जमा किया हुआ था मैं आवेदन वापस कराएंगे। जी ठीक है मुबीन, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि जिस तरह से नाराजगी चल रही है मुस्लिम समुदाय में, और इसी के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो आवेदन दिए गए थे वो आवेदन भी वापस ले लिए जाएंगे समाजवादी पार्टी के लिए। चौधरी जी जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य, उनका भी देहांत हुआ था, और उनके कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लगा, उनको वहाँ आना था। और उसके बाद उनका दूसरा नेक्स्ट जो कार्यक्रम था वो था दीपराज गुर्जर जी के आवास पे। केवल 2 ही जगह उनको आना था, क्योंकि मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ कि इसका मेरे पास प्रूफ भी है। तो ऐसे पद का क्या करना है कि कल के दिन हम अपने समाज में चेहरा ही नहीं दिखा पा रहे। नेता आए और चले गए और ये कह गए कि वो वहाँ पर गाड़ी नहीं जा पाएगी, जबकि आनंद यादव के यहाँ इतनी छोटी गली है कि वहाँ पर उनकी गाड़ी आई। दुख की बात है कि कुछ चंद कदम पे उनका मकान था, वहाँ पे भी उनको आना चाहिए था, जो किसी कारण नहीं आ पाए। लेकिन वो उसमें जो मेन भूमिका रही है वो माननीय जिला अध्यक्ष जी की रही है, पूरे नवाब सिंह यादव जी की कार्यकारिणी की रही है। और उसमें ऐसा रहा कि जिला अध्यक्ष जी को उसमें कहना चाहिए था कि आपको वहाँ जाना चाहिए। कमर अहमद एडवोकेट, हमारी वोट 8
रिश्तेदार भी हैं, और दूसरी बात यह है कि वो हमारे बहुत खास दोस्तों में रहे, बहुत अजीज रहे हैं। उनके यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी के आने का प्रोग्राम था। अचानक जो है ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया, उनके घर पर वो नहीं आए। हालांकि ये नाराजगी कितनी दूर तक जाती है और कब तक समाजवादी पार्टी इन्हें मना लेती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते लखनऊ से अगली बड़ी खबर। कबाड़ हो चुके वाहनों के लिए खुलेंगे स्क्रैप सेंटर, और सेंटर के लिए आरटीओ कार्यालय की ओर से शुरू की गई है तैयारियां। सेंटर के लिए निजी क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। स्क्रैप केंद्र खोलने के लिए आरटीओ कार्यालय में कर सकते हैं आवेदन। अप्रैल तक बनाए जाएंगे स्क्रैप सुविधा केंद्र, और वाहन मालिक केंद्रों पर पुरानी गाड़ियां भेज करके पैसे और प्रमाण पत्र ले सकेंगे। तो प्रमाण पत्र से नई गाड़ी खरीदने पर भी छूट मिलेगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्क्रैप केंद्र खोलने की तैयारी चल रही है। अप्रैल तक बन जाएंगे स्क्रैप सुविधा केंद्र। इससे लोगों को कितनी सहूलियत मिलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वाहन मालिक केंद्रों पर पुरानी गाड़ियां भेजकर पैसे और प्रमाण पत्र लिए जा सकेंगे, और प्रमाण पत्र से नई गाड़ी खरीदने पर छूट मिलेगी। बड़ी खबर है। और इसी के साथ साथ कबाड़ हो चुके वाहनों के लिए स्क्रैप सेंटर खुलेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाथरस के कोतवाली सहपऊ क्षेत्र के गांव ककरौली में एक किसान की 25 एकड़ आलू की फसल कीटनाशक दवा छिड़कने से बर्बाद हो गई। वहीं किसान का आरोप है कि उसने जिस दवा का छिड़काव किया था उस दवा को दुकानदार ने नकली दिया है। तो जिसकी शिकायत किसान ने कृषि निदेशक लखनऊ को की है। साथ ही किसान ने कृषि निदेशक से फसल की क्षति का मुआवजा कंपनी से दिलवाने की गुहार भी लगाई है। तो वहीं आगरा के शमशाबाद ब्लॉक क्षेत्र में भी कीटनाशक दवा के छिड़काव से किसानों की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई है, जिसके चलते किसानों की आलू की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जिसके बाद किसानों ने जांच करने आए कर्मचारियों को बंधक बना लिया है। हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और जहां पर आलू की फसल को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि किसानों का आरोप यह है कि जो कीटनाशक दवा खरीदी गई थी वो नकली दी गई है, जिसकी वजह से उनकी सारी फसल खराब हो गई है। और इसकी शिकायत भी की गई है कृषि निदेशक लखनऊ से, और वहां से एक टीम भी आई है जहां पर जांच किया जा रहा है। तो किसानों का हजारों बीघा फसल बर्बाद हुई है, और हजारों बीघा फसल बर्बाद होने के बाद बड़ी बात यह है कि क्या मुआवजा उन्हें दिया जाएगा, और इसके अलावा जो कीटनाशकों की सप्लाई करता है जिसने नकली कीटनाशक दिया है, क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगरा और हाथरस की, जहां पर आप देखिए हम फसलें भी दिखा रहे हैं, जो आलू की फसल है जो खराब हो गई है। इसके अलावा वो किसान भी दिखा रहे हैं जो विरोध जता रहे हैं। कीटनाशक का जो खेप दी गई है, कीटनाशक जो दिया गया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये किसान अब हताश है, परेशान है। हमारे साथ संदीप शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आगरा से लाइव बने हुए हैं। संदीप, किसान परेशान इसलिए क्योंकि उन्होंने कीटनाशक तो खरीदा था कि हमारी फसलों को नुकसान न पहुंचे कीटों से, लेकिन यहां पर हजारों एकड़ फसल खराब हो गई है, और इसकी शिकायत जरूर की गई है। लखनऊ से एक टीम भी जरूर आई है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जिसने गलत कीटनाशक दिया उस पर कार्रवाई होगी, और किसान क्या कुछ कह रहे हैं आपके पीछे, एक बार बात भी कराइएगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो किसान है उनके लिए जो चेचक के लिए जो कीटनाशक दवा उन्होंने खेत में डाली थी वो उनके लिए बहुत बड़ी हानिकारक साबित हुई है, और आलू पूरी तरह हजारों बीघा आलू है जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। किसानों में साफ आक्रोश देखा जा रहा है। किसान भी हमारे साथ हैं और हम इस मौके पर हैं। देखो, सबसे पहले मैं ये खेत दिखाना आपको चाहूंगा कि यही वो खेत है जहां पर किसानों ने कीटनाशक दवाई डाली थी, और करीब 60 से लेकर 65 दिन का ये आलू की फसल हो गई, लेकिन आलू की अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं किसान पूरी तरह चौपट दिखाई दे रहा है। लगातार किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। कल जो कंपनी से यहाँ लोग आए थे उनको इन किसानों ने बंधक बना लिया था। काफी 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने उनको इन लोगों से हिरासत से लिया, और कहीं ना कहीं पुलिस, देखिए किसान से ही हम बात करते हैं, सही समझते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? अजय पाल। अजय पाल जी, क्या पूरा मामला है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। ये कीटनाशक चेचक के लिए डाली थी, तो इसमें जो भी किसान लाया है उसने फेंकी है, तो उसमें यही दिक्कत आई है कि वो 60-65 दिन का आलू हो गया, उसमें आलू नहीं है।
पूरा फुल नुकसान हुआ है इसमें, तो किसान बहुत ज्यादा परेशान है। क्या मांगे हैं आपकी, किस तरह की मांगे हैं आप? और मांगे तो यही है कि इसका संशोधन किया जाए कि इसमें मुआवजे के लिए लगे हैं किसान सभी। कितने बीघा फसल होगी जो कि पूरी तरह से बर्बाद हुई है? कम से कम 1000 बीघा जमीन होगी। जमीन हो। हाँ, बिल्कुल। और भी लोग हैं भैया, कितनी फसल थी आप लोगों की, किस तरीके से, कौन सी दवा आपने इसमें डाली थी? इसमें सर हमने डाली थी रेंगा दवाई थी, जो त्रिवेणी कंपनी की थी, और रेगा आई। तो उससे क्या है कि एक तो इसमें जो बढ़वार होती है वो नहीं हो रही है, जिससे कि किसानों को बहुत घाटा पड़ रहा है। पूरी लागत लग चुकी है और कर्जे पर लेके हमने फसल बोई, और हमें तो ऐसा लग नहीं रहे हैं कि हमें कुछ मिल सके। खेती में तो चौपट हो ही गई। अभी कंपनी वाले आए थे, क्या कोई आश्वासन अभी आपको? अभी कंपनी वालों ने कोई आश्वासन दिया, वो बोल रहे थे कि हमारे कोई अधिकारी है जो हमारे ऊपर है, वो आएंगे एमडी वगैरह, तो वो कुछ कर सकते हैं, अन्यथा वो हटखड़ करेंगे। आप बताइए कितनी फसल थी और किस तरह का रिएक्शन दवा का देख? हमारे गांव में 250 बीघे से लेकर 300 बीघे तक की जमीन थी इस गांव में। गांव गढ़ है ये। हमारे ब्लॉक में लगभग 60% आलू खेती होती है, 95% आलू है यहाँ पर। आलू पर आदमी डिपेंड है यहाँ का। जो भी खेती है आलू की है, या 302 आलू पैदा होती है। 302 आलू में हमने त्रिवेणी कंपनी की जो रेगा थी वो हमने डाली, मतलब दुकानदार कहने से। हर वर्ष हम रिजेंट या महावीरा डालते थे। इस वर्ष उन्होंने तेल दी, हमें दे दी कि इसे डालिए, बढ़िया है, अच्छी है। तो इसमें इसका डायरेक्ट अपोजिट विपरीत रिजल्ट दिया है निकाल के। आलू 50 से लेकर 60-65 दिन तक का होने जा रहा है लगभग, लेकिन आलू में जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये किसान थे, तो कहीं ना कहीं करीब 90 दिन का जो आलू होता है, 70 से लेकर 90 दिन में आलू पूरा फसल तैयार हो जाती है, लेकिन 60 दिन के लगभग इन आलूओं को हो चुका है, लेकिन बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं संदीप, जहां पर कृषि निदेशक लखनऊ से यहाँ पर शिकायत की गई है, क्या वहां से कोई अधिकारी यहाँ पर जांच के लिए आए? और अगर अधिकारी यहाँ पर जांच के लिए आए तो वो इसकी वजह क्या बता रहे हैं? देखिए, अभी लगातार जिस तरीके से किसानों में आक्रोश देखा जा रहा था, किसानों ने एसडीएम और जो कृषि विभाग है उनको लगातार शिकायतें की। हालांकि अभी थाने में इन्होंने शिकायत नहीं की है। सूचना पर जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह है, वो भी गांव में मौके पर पहुंचे थे, लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। और कहीं ना कहीं कंपनी भी इनको अभी आश्वासन दे रही है कि हम किस चीज की टेस्टिंग कराएंगे, अगर हमारी दवा से खेतों में जो फसल खराब हुई है तो हम उसका खर्चा ना देंगे। अभी देखना यह होगा कि अगर इन किसानों को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। बहरहाल किसानों के साथ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि तमाम बिल्कुल हम तस्वीर दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से आलू की फसल खराब हुई है, और कंपनी आश्वासन तो दे रही है कि अगर हमारी दवा की वजह से फसल खराब हुई है तो हम इसका मुआयना करेंगे और मुआवजा भी देंगे। और हालांकि अभी इसी आश्वासन पर किसान टिके हुए हैं। बहरहाल इस पर देखते हैं कि कोई एक्शन लिया जाता है या फिर नहीं, और हमारी नजर इस प्रमुख खबर पर लगातार बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।